नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगा क्लासेस में। बच्चों, आज हम फिर से क्लास 12th के फिजिक्स का डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट डे 2 स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए और क्लास 12th के जो भी बच्चे इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा 2025 में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सेट 2 शुरू करेंगे। तो जितने भी बच्चे जल्दी से इस लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी जितने भी हो सके बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे लाइव आइए और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सब इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे। इसलिए इस क्लास में बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है, ऑप्शन ए देखिए, उत्तर से दक्षिण, बी है दक्षिण से उत्तर, सी है धन से ऋण आवेश की ओर और डी है ऋण से धन आवेश की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन ए देखिए न्यूटन प्रति कूलम है, ऑप्शन बी जूल प्रति कूलम है, ऑप्शन सी जूल प्रति कूलम और ऑप्शन डी न्यूटन कूलम है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑप्शन ए देखिए 6.25 गुना 10 का पावर 17, ऑप्शन बी 6.25 गुना 10 का पावर 18, ऑप्शन सी 6.25 गुना 10 का पावर 19 और ऑप्शन डी 1.6 गुना 10 का पावर 9। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी आंसर सही होगा केवल उसका ऑप्शन आप कमेंट में लिख के बताइएगा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6.25 गुना 10 का पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी के हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए -3 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी 0.7 है और ऑप्शन डी में 6.0 है। तो ये किसी विद्युत रोधी माध्यम का परिवर्तनांक पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परिवर्तनांक जो है वो 0 होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक विद्युतीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युतीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, ऑप्शन ए देखिए एक्स किरणों को, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों को, ऑप्शन सी अल्फा कणों को और ऑप्शन डी गामा किरणों को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अल्फा कणों को। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर भी रख लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन से बिहार बोर्ड 2025 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन जुड़े। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। ऑप्शन ए देखिए Q इंटू ई है, ऑप्शन बी 1/14 है, ऑप्शन सी Q/E है और ऑप्शन डी Q² E² है। तब देखिए दोस्तों E इक्वल टू होता है F/Q और यहाँ से हम लोग को बल पूछ रहा है तो बल F बराबर Q गुना E हो जाएगा, नहीं ऑप्शन देखिए दोस्तों ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा हुआ है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। ऑप्शन ए देखिए Q/ε0 है, ऑप्शन बी Q/6ε0 है, ऑप्शन सी 6Q² है और ऑप्शन डी Q/6L² है। अब देखिए गाउस का नियम देखिएगा, तो किसी घिरे तल के अंदर स्थित आवेश 1/ε0 गुना होता है। अब घन का एक किनारा हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि Q/6ε0। सही आंसर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी।
ऑप्शन ए देखिए 1.11 मीटर है, ऑप्शन बी 10 मीटर है, ऑप्शन सी 9 किलोमीटर है और ऑप्शन डी 1.11 सेंटीमीटर है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन देखिए 1.1 मीटर है, 10 मीटर है, 9 किलोमीटर है और 1.1 सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी होगा 9 किलोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड अगर धारिता होगी तो त्रिज्या कितना होगा? 9 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, प्लेटों की आकृति पर है, बी प्लेटों के आकार पर है, सी प्लेटों के आवेश पर है और डी प्लेटों के बीच के अंतराल पर है। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा। एक संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के बीच के आवेश पर या प्लेटों के बीच के अंतराल पर। अंतराल मतलब दूरी पर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए। सही आंसर इसका प्लेटों की आकृति पर होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों 9 का। चलिए 10वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 10 में क्या पूछा हुआ है? 10 में पूछा हुआ है समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए 9 अनुपात ए है, ऑप्शन बी 6 अनुपात ए है, ऑप्शन सी 3 अनुपात ए है और ऑप्शन डी 1 अनुपात 9 है। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो समान धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, उसको पहले समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और बाद में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। थे समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि जो समान धारिता है वो सी है और इसको पहले समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में अगर तीनों को जोड़ेंगे तो C1 + C2 + C3 यानी कि 3C आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अनुपात हम लोग को निकालना है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा C/3 यानी C/3। तो ये देखिए C और C कैंसिल होगा, ये 3 इधर जाएगा तो 3 × 9 = 1 यानी ऑप्शन देखिए इसका दोस्तों बिल्कुल ए हो जाएगा सही। ठीक है, 9 = 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए देखिए विद्युतीय फ्लक्स का है, विद्युतीय विभव का है, विद्युतीय क्षेत्र का है और विद्युतीय धारिता का है। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर किसका यह सही मात्रक है? विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय विभव का या विद्युतीय धारिता का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र का। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक आपसे पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर या प्रति ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या केवल ओम मीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी आंसर सही होगा उसका ऑप्शन केवल आप कमेंट करके बता सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का यस आई मात्रक दोस्तों होता है प्रति ओम प्रति मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही ए सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। ऑप्शन ए देखिए सुचालक की तरह, ऑप्शन बी पूर्ण कुचालक की तरह, ऑप्शन सी अर्धचालक की तरह और ऑप्शन डी अतिचालक की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अतिचालक की तरह। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन यानी अर्धचालक होता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है अतिचालक की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए बढ़ जाता है, घट जाता है, अस्थिर रहता है या चालक पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अस्थिर रहता है और डी चालक पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन जो भी सही होगा उसका आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। तो जब ताप में वृद्धि होगा दोस्तों तो चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ V इंटू आर, ऑप्शन बी है V स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन सी है V स्क्वायर बटा आर और ऑप्शन डी है V स्क्वायर आर आई। V से विभव हो गया और आर आपका प्रतिरोध के लिए है और आई आपका धारा के लिए है। अब ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। ऑप्शन देखिए 1.6 गुना 10 का पावर -12 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.6 गुना 10 का पावर -19 वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल और ऑप्शन सी है 1.6 गुना 10 का पावर -19 किलो वाट घंटा। सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लीजिएगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल, ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ऑप्शन ए अनंत होता है, ऑप्शन बी धनात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है और ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग आपसे पूछा गया है। जो भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम याद कर लीजिएगा, वही स्टेटमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। ठीक है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा और यही रहेगा लिखा हुआ कि अस्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो होगा उसका आंसर केवल विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, अंडर रूट म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, अंडर रूट म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। ऑप्शन ए देखिए न्यूटन बटा कुलोम, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है फैराड। सही आंसर होगा दोस्तों इसका 19 का ऑप्शन ए। ठीक है, एप्सिलॉन म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कुलोम आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों ए हो जाएगा सही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ऑप्शन ए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ना आकर्षित करेगी ना प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, यानी देखिए मान लीजिए कि ये इस तरह से जा रहा है, एक ही दिशा में दोनों समानांतर जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यानी कि धारा के बीच जो है कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का प्रतिकर्षण का कि दोनों नहीं लगेगा? इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा आकर्षित करेगा। याद कर लीजिएगा कि अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी और समानांतर होगी तो आकर्षित करेगा, और धारा अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो वो प्रतिकर्षित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन ए देखिए है टॉ वेक्टर यहाँ पे होगा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी में भी टॉ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी में एम वेक्टर इक्वल टू टॉ वेक्टर बी वेक्टर, टॉ वेक्टर एम वेक्टर बटा बी वेक्टर। चलिए तो सब में वेक्टर लगा हुआ है, तो इसका देखिए एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा टॉ वेक्टर इक्वल टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है दोस्तों बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव पर, भौगोलिक ध्रुव पर, प्रत्येक स्थान पर और चुंबकीय निरक्ष पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबकीय ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या है? नरम लोहा है या स्टील है या तांबा है या निकेल है? सही आंसर का क्या होगा दोस्तों जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। तो विद्युत चुंबक बनाने हेतु सबसे उचित धातु जो है दोस्तों वो होगा नरम लोहा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है, अणुचुंबकीय पदार्थों की
चुंबकशीलता का मान होता है 1 या 1 से अधिक, 1 से कम या 1 से बहुत अधिक। तो आंसर इसका देखिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन बिंदुओं पर ऑप्शन ए देखिए, V ग्रेटर BH, B लेस BH, C B बराबर BH और D B बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो B है वो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो आपका BH है वो आपका है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो उदासीन बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय घटक दोनों हो जाता है बराबर, यानी ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा सी सही। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 25 का हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए देखिए ऊर्जा के, ऑप्शन बी आवेश की, ऑप्शन सी संवेग के और ऑप्शन डी द्रव्यमान के। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन देखिए दोस्तों ये जाएगा सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक पूछा गया है। प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी ओम प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड प्रति ओम, ऑप्शन डी है 1/सेकेंड ओम। तो प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओम प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यल बटा आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान होगा। देखिए यल जो है प्रेरकत्व, इसका भी बीमा जो है प्रतिरोध के बीमा के बराबर होगा और आर दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा एक। अब एक किसका आएगा, √LC आ जाएगा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट, देखिए शिखर मान को सूचित करेंगे आई नोट से, और ये दिया हुआ है 5√2 एम्पियर। ठीक है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों IRMS अगर आप निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, आई नोट बटा √2 होता है। अब आई नोट का मान दिया हुआ 5√2 बटा √2 करेंगे तो √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 एम्पियर बचेगा। अब देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 5 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा। देखिए 8 ओम का प्रतिरोध यानी कि आर दिया हुआ है 8 ओम और 6 ओम का प्रेरकत्व यानी यल दिया हुआ है 6 ओम। अब प्रतिबाधा जो हो जाएगी √R² प्लस ओमेगा यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है उसको ओमेगा यल से दर्शाते हैं। तो आर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और 50/6 का स्क्वायर 36, तो 36 से 64 100 और 100 का रूट करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। 31 में देखिए, तप्त तार आमीटर तथा तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए देखिए चुंबकीय प्रभाव है, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव है, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव है और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा या ऊष्मीय प्रभाव होगा या रासायनिक प्रभाव होगा या चुंबकीय प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर देखो दोस्तों होगा ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तप्त तार मीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कार्य करता है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, यल आर परिपथ की प्रतिबाधा पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए R² प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर, ऑप्शन बी देखिए √R प्लस ओमेगा यल, ऑप्शन सी R प्लस ओमेगा यल और ऑप्शन डी देखिए √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिबाधा जो है यल आर परिपथ का, आज कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, R² ओमेगा स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का ओवर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है। ऑप्शन ए देखिए अल्फा, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी अवरक्त और ऑप्शन डी एक्स तरंगे। तो इसका देखिए सही आंसर होगा अल्फा तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है,
सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। ऑप्शन ए देखिए पराबैंगनी तरंगे हैं, या गामा तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, या रेडियो तरंगे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है? ऑप्शन जो भी होगा सही उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे गामा तरंगे होंगी, बिल्कुल ही सही। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ऑप्शन देखिए बी वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन बी ई वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन सी बी वेक्टर और ई वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन डी ई वेक्टर और बी वेक्टर के समानांतर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होगी? विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट? कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन देखिए इसका दोस्तों हो जाएगा डी सही। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर होता है विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का संचरण का दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? अब देखिए दोस्तों, माध्यम में क्रांतिक कोण दिया हुआ 30 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू होता है 1/sin सी, और सी क्या है? वो क्रांतिक कोण है जो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। और म्यू इक्वल टू होता है CO/c, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और 1/sin, और सी का मान रख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 30 का मान होगा हाफ, हाफ यहाँ आ जाएगा और CM यहाँ चला जाएगा, तो सी वो होता है 3 × 10⁻8, और उसका हाफ करेंगे तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, 1.5 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 में है, +3 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? ऑप्शन ए देखिए